आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावन। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई। आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है और देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी बातें क्या हैं। जी हां, बाजार देखिए दिन के उच्चतम स्तरों से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन हो रहा है, आप कह सकते हैं। अच्छी तेजी के बाद भारतीय बाजारों में पीएसयू बैंक्स में दिग्गज एसबीआई के नतीजे आए और नतीजे के बाद देखिए पीएसयू बैंक सूचकांक अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। ऑटो कंपनियों के नतीजों ने थोड़ा सा निराश किया है। फार्मा शेयरों में कुछ दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर है सेक्टर ऑफ द डे। इन्फोसिस के विवाद के बावजूद देखिए इन्फोसिस भी मजबूत है। टीसीएस में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 8800 के ऊपर बुल्स चाहते हैं आज समाप्ति हो और हर्षदा बिल्कुल देखिए इसी के करीब इस समय ट्रेड करता हुआ निफ्टी। जी हाँ, 8000 के ऊपर इनफैक्ट लौटता हुआ निफ्टी का दिखाई दे रहा है, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन रहेगा हेमंत, क्योंकि हमने देखा है ज्यादातर समय 87 के आसपास ही आज दिन बिताया है, जिनका लो भी 8777 के आसपास था। वहीं अगर आप सेंसेक्स की भी चाल देखेंगे तो यहाँ पर भी स्थिति अब थोड़ी सी बेहतर, 63 अंकों का इजाफा। हालांकि 2 बजे के आसपास हम देख रहे थे बहुत ही फ्लैट हो चुका था मार्केट, तो पिछले आधे घंटे में ही ये रौनक आती हुई दिखाई दे रही है। ऊपरी लेवल से मिड कैप इंडेक्स कुछ फिसला है, काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है मिड कैप इंडेक्स में। कुछ देर पहले यहाँ पर 30-35 अंकों का इजाफा बनता दिखाई दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी की ओर से जोश आया है और खासकर जैसे आपने भी मेंशन किया पीएसयू बैंकों में जो रिकवरी आई है उसके चलते तो ये फिलहाल बाजार की तस्वीर और उम्मीद यही है कि हम 8800 के आसपास टिके आज। बिल्कुल, और जनरली हो भी रहा है। देखिए पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट जब होती है तो बाजार में सेकंड हाफ में रिकवरी आती है, तो अगला 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हम अगले 1 घंटे आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। जी हाँ, दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन हमारे साथ जुड़ेंगे। हम बताएंगे उनके टॉप पिक्स क्या हैं। इसके अलावा आइडिया और कोल के नतीजे कल आने वाले हैं। जी हाँ, कोल इंडिया दिग्गज पीएसयू है और इनके नंबर से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, इस पर बात होगी। कॉस्मो फिल्म्स के नतीजों पर उनके सीईओ बात करेंगे हमसे, और नतीजे बहुत ही निराशाजनक आए थे, शेयर प्रेशर में था। आगे की राह क्या है ये उनसे जानेंगे और रोज की तरह आपको बताएंगे लॉन्ग या शॉर्ट आइडियाज, पीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज, ये सब रहने वाला है 1 घंटे में। लेकिन स्टॉक्स पर एक नजर डालते हैं कि कहां पर ज्यादा एक्शन आज बनता दिखाई दे रहा है। तो पहले नतीजों का रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर वो लेकर आते हैं। एसबीआई के नंबर्स के बाद आप देखेंगे अब वो स्टॉक करीब 2% ऊपर है, 280 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मारुति से हालांकि थोड़ी सी निराशा जरूर हाथ लगी है, हालांकि ट्रैक्टर के बिजनेस में मार्जिन इंप्रूव हुए हैं तो स्टॉक थोड़ा सा पिटा। माफ कीजिएगा, एमएनएम की मैं बात कर रही हूं और 1295 के आसपास ये स्टॉक अब स्टेबल होता दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान कॉपर के नंबर्स पर एक थम्स अप मिलता हुआ, 4.5% ऊपर वो काउंटर। सीएससी इप्का लैब के नतीजों को देखकर अब बाजार ने कुछ मुनाफा वसूली की है, लेकिन बैंक्स है और टेक्नोलॉजी है जो 2 ड्राइविंग फैक्टर्स हैं आज के ट्रेड के। टेक में आप देखेंगे टेक महिंद्रा, टीसीएस जैसे काउंटर्स में अच्छी तेजी बनती हुई, इन्फोसिस भी एक पॉजिटिव रिकवरी दिखाता हुआ और माइंडट्री जैसे मिड कैप्स में भी खरीदारी हो रही है। लेकिन बैंकिंग काउंटर्स की तरफ अगर आएंगे आप तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स का इंतजार है, तो वो स्टॉक अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में। कॉर्पोरेशन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इनफैक्ट तमाम स्टेट बैंक के जो एसोसिएट बैंक है वहां पर तेजी बनती हुई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, तो ये पूरा सरकारी बैंक का पैक है जो बैंक निफ्टी को काफी सहारा दिए हुए है। अगर आप देखिए प्रेशर पॉइंट्स क्या है तो अरबिंदो, जी एंटरटेनमेंट, लुपिन, आईटीसी, डॉक्टर रेड्डी, ज्यादा दबाव आज इन फार्मा कंपनियों की ओर से जरूर देखने को मिला है। लेकिन मिड कैप काउंटर्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं जहां पर कुछ एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है आज सुबह से ही। सिकल लॉजिस्टिक्स उस तगड़ी ब्लॉक डील के बाद 12% का उछाल। ओलंपिक में हम देख रहे हैं अच्छा तेजी का मूव। महाराष्ट्र सीमलेस, एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स और एमबीएल इंफ्रा, ये कुछ काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी हुई है। बिल्कुल, और हर्षदा बैंक्स की बात कर रही थी। देखिए अभी हमें जानकारी मिली है कि एसबीआई की जो वॉच लिस्ट है वो घटी है तीसरी तिमाही में, और ये अच्छी बात है, और घटी भी 31% है, तो ये अच्छी खबर। और देखिए एसबीआई ने अच्छे परिणाम भी दिए और अभी ये जानकारी मिलती हुई कि वॉच लिस्ट घटी है, तो इसमें और ऊपर के मूव्स क्या बन सकते हैं, पूछते हैं किरण से। किरण बताइए, एसबीआई कैसा लगता है आपको? एसबीआई अच्छा ही चार्ट दिखाई दे रहा है, मुझे कोई तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है। 285 एक छोटा सा बैरियर है जो बहुत अहमियत रखता है,
एक बार 285 निकल जाएगा तो 295 300 के लेवल्स भी क्रॉस करते नजर आएंगे। तो थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था कॉल का क्या करे, तो मैंने यही सलाह दी थी कि 285 के ऊपर ही आपको ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशन बनाने चाहिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई में बेटर क्या लग रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स आने वाले हैं और देखिए अब तक जो पीएसयू बैंक के नंबर्स आए हैं उसमें छोटे बैंक्स को छोड़ दीजिए, लेकिन बड़े बैंकों ने तो पॉजिटिव सरप्राइज ही दिया है। क्या ये भी और ऊपर जा सकता है? जिन्होंने सुबह पोजीशन ली थी उनको क्या करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए? बैंक ऑफ बड़ौदा भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि इधर भी कोई प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या शॉर्ट पोजीशंस लेने चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस बन के ही चलना चाहिए। मेरा इधर स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 186 का, जो कि ₹4 नीचे है करंट लेवल से। और ऑन द हायर साइड मैं टारगेट नहीं देना चाहूंगा क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट दिखता है। तो मुझे लगता है कि इस सीरीज में 210 के लेवल्स भी ये क्रॉस करता नजर आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। वाला ही टारगेट बता दीजिए, कितना दिख रहा है आपको, कहां तक जा सकता है? 210 से 215 के टारगेट्स है। किरण, साथ ही टेक महिंद्रा और इन्फोसिस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं रिकवरी हुई है और अच्छा ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिशन स्पेशली टेक महिंद्रा में तेजी करके जाएंगे क्या? टेक महिंद्रा का चार्ट ठीक ठाक है पर रेजिस्टेंस के नजदीक है। मुझे लगता है कि 505 का बहुत अहम रेजिस्टेंस है। जो पिछला जनवरी सीरीज का स्विंग टॉप था वो बहुत बड़ा हर्डल बन के नजर आएगा। पर इन्फोसिस और टेक महिंद्रा से अच्छा टीसीएस है। मुझे लगता है टीसीएस में ओपन इंटरेस्ट एडिशंस करीबन 10% बढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। और पिछले 6 महीने का जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर आज फर्स्ट टाइम ये इसने क्रॉस किया है। दूसरी एक अहम बात है कि 2375 2400 ये जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन था, जो कि जैन का फर्स्ट वीक का टॉप था और फिर जैन के लास्ट वीक का भी टॉप था, उन अहम रेजिस्टेंस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी 2400 एक बहुत इंपॉर्टेंट, 2375 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के खड़े रहेगा। इसके नीचे आने की संभावना बहुत कम है, तो इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आपके टारगेट्स करीबन फर्स्ट टारगेट्स आपके 2460 के रहेंगे और उसके ऊपर अगर चलता है तो 2550 भी देखने को मिलेंगे। अगर हम निफ्टी आईटी का चार्ट भी देखें तो मुझे लगता है उधर भी बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। तो इन ऑल टीसीएस में मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा, फिर टेक महिंद्रा रहेगा जिसकी हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की, वो क्रॉस करने के बाद टेक महिंद्रा आएगा और फिर इन्फोसिस रहेगा। बात भी, और टीसीएस आउट परफॉर्मर रहा भी है अब तक, आगे भी अच्छी तेजी दिखाएगा। ग्रासिम पर भी एक राय लेना चाहता हूं। ये एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल होने की खबरों के चलते देखिए क्या जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। जनरली इस तरह का मूव देखने को कम मिलता है। ग्रासिम 3.5% ऊपर, इसके चार्ट्स क्या कहते हैं और इसमें पोजीशंस किस तरह की बन रही हैं? हेमंत जी, एंड ऑफ डे चार्ट्स पे अभी तो ये दोजी कर रहा है या स्पिनिंग टॉप कर रहा है, तो ये न्यूट्रल सिग्नल रहता है कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से। नीचे से अंडर करंट बहुत अच्छा है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हुए हैं। अभी ऊपर से थोड़ा सा बिकवाली हमने देखने को मिली है, जैसे ही ये गैप से खुला उसके बाद थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल रही है। पर उसी वक्त हमें निचले स्तरों पे करीबन 1000 जो साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल भी है, उधर एक अच्छा सपोर्ट भी बनता नजर आ रहा है। तो जब तक 1000 के ऊपर है तब तक लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। 1025 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है आज या कल तो एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। और इसके लिए मैं टारगेट करीबन फर्स्ट टारगेट मेरे रहेंगे करीबन 1050 के, और उसके ऊपर फिर ओपन ब्लू स्काई दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी मूव ग्रासिम बिल्कुल दिखाई देगा। एमएससीआई इंडेक्स के एडिशन की खबर पर आज काफी तेजी आई है। फटाफट कावेरी सीट पर एक कॉल दीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ 19 लाख शेयरों का एक बड़ा सौदा हुआ है। 475 के आसपास होता हुआ स्टॉक ये वायदे बाजार का भी हिस्सा है। तो बताइए क्या इस समय तेजी का ट्रेड बनता है इसमें? अच्छा जी, कल इसमें बहुत अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहे थे, उसका कंटिन्यूएशन आज भी देखने को मिल रहा है। पर आज ओपन इंटरेस्ट एडिशंस मुझे देखने को नहीं मिल रहे। तो इधर कैश मार्केट में तो है ओपन इंटरेस्ट एडिशंस आज के सत्र में सिर्फ 4% है, पर कल के सत्र में बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है जो कि 500 का है, पर अगर ये स्टॉक 500 के ऊपर निकलता है
तभी आपको एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी। पर अंडर करंट स्ट्रांग है तो मैं अभी भी बाय करने की सलाह दूंगा। 476 या 475 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 500 का होगा, 500 के ऊपर बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, चलिए तो नजर रखिए उस लेवल पर। किरण, वक्त है आपसे विदा लेने का। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी बीच दीपक फर्टिलाइजर के स्टॉक पर रखिए नजर। मुनाफा देखिए 22.7 करोड़ से बढ़कर 46.6 करोड़ रुपीस यहां पर आता हुआ। एबिटा मार्जिन भी देखिए 7.5% के मुकाबले ये 12.5% के आसपास कहें तो, इसलिए उछाल एक जरूर देखने को मिला है इस शेयर में। अल्फाजियो इंडिया ये भी एक बेहतरीन कंपनी और देखिए घाटे से मुनाफे में आई है, 11 करोड़ रुपए के आसपास का इनको फायदा हुआ है। तो ये वो स्टॉक है जो रिएक्ट करता हुआ। तो काफी सारी मिड कैप कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। चलिए ये जो नंबर्स का सिलसिला हश्ता अगले हफ्ते 15 तारीख से को खत्म हो जाएगा। तब तक बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आएंगे और आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज। इन तमाम नंबर्स के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आशु मदान जी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे वो मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं। मानस चोपड़ा की राय भी बाजार पर आपके सामने पेश करेंगे। ये सब ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और बाजार पर नजर रखिए। मजबूती देखने को मिल रही है। अगले 45 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होंगे। देखना होगा कि 8,800 के ऊपर जाकर समाप्ति दे पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए ये अब लाल निशान में आता हुआ। फार्मा शेयर हर्षदा देखिए सुबह से प्रेशर में है। औरोबिंदो फार्मा के नंबर्स अनुमान से थोड़े से कमजोर आए तो ल्यूपिन भी नीचे है, डॉक्टर रेड्डीज भी, सिप्ला भी। तो फार्मा पैक आज बाजार पर प्रेशर बना रहा है। और आईटीसी ये एक बड़ा हैवी वेट है और देखिए ये जिस दिन कमजोर हो तो उस दिन बाजार को ऊपर जाने में बहुत दिक्कत होती है। इस बीच हिंदुस्तान जिंक के भी नंबर्स आ गए हेमंत और आय में मैं देख रही हूँ कुछ इजाफा जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 5,384 करोड़ का आय कंपनी ने पोस्ट किए, जहां पर हमारा अनुमान था 5,100 करोड़ की आय कंपनी की ओर से आती हुई दिखाई देगी। मुनाफे के फ्रंट पर 2,400 करोड़ का अनुमान था, उसके मुकाबले 2,320 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। ये फिलहाल आंकड़े हैं हिंदुस्तान जिंक के इस तिमाही में। वैसे हमने देखा है बेस मेटल्स के लिए पिछला एक क्वार्टर तगड़ा रहा है, प्राइसेस में एस्केलेशन बनता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन उस लिहाज से कुछ स्ट्रॉन्गर साइड पर होने चाहिए। हिंदुस्तान जिंक आपकी स्क्रीन पर 320 के आसपास ट्रेड करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। हमारे अनुमान से थोड़ा सा कम वो मुनाफा जरूर आया है, 80 करोड़ का मिस है हमारी एक्सपेक्टेशन से। हमारे साथ आशु मदान है और साथ ही मानव चोपड़ा। आशु, इनफैक्ट मेटल्स पर हमने आपसे काफी चर्चा की है। हिंद जिंक के नंबर्स को देखकर अब स्टॉक में ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली हावी होती दिखाई दे रही है। आपकी सलाह क्या होगी? नहीं, आई थिंक हर्षदा मुझे नहीं लगता इस नंबर पे अगर छोटा सा रिएक्शन आता है तो आई वुड नॉट से कि उसमें कोई बहुत बड़ी मुनाफा वसूली या नजर आ सकती है। मुझे लगता है मेटल्स अभी भी कमोडिटीज परफॉर्म करेंगी, बेटर परफॉर्म करेंगी और इनके साथ बने रहना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर रिजल्ट्स की वजह से या किसी मार्केट की वजह से कोई डिप आता है तो इसमें एक फ्रेश लॉन्ग भी इनिशिएट किया जा सकता है। इनफैक्ट मार्जिन्स हेमंत हमारा अनुमान था ये 55% के आसपास रहेंगे। वहीं पर एक मेरे ख्याल में निराशा हाथ लगती दिखाई दे रही, क्योंकि 51.7% तो लगभग 52% के आसपास रहे हैं। और EBITDA के फ्रंट पर 2,783 करोड़ का आंकड़ा, वो कंपैरेटिव मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मार्जिन और EBITDA के फ्रंट पर के नंबर्स देखकर ही बाजार में मुनाफा वसूली आई है। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ऊपर की थी और लेकिन अगर आप देखें साल दर साल तो 26% बड़ा भी है मुनाफा, ऐसे भी देख सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक के नतीजे आ चुके हैं और अब आप देखिए शेयर थोड़ा सेटल होता हुआ। लेकिन कुछ देर पहले हिंदुस्तान कॉपर के नंबर्स जबरदस्त आए थे। लेकिन आज आशु जी ये फार्मा शेयरों को क्या हुआ? ल्यूपिन भी नीचे, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और सभी नीचे हैं। इसको आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? आई थिंक हेमंत जिस जंक्चर में मार्केट खड़ी है ना, हमारे को अब ये एक जो सेक्टोरल शिफ्ट है इसमें ये
हर बार देखने को मिलेगा। आई थिंक इन कॉन्टेक्स्ट विद अगर मैं मार्केट बात करूं, इस वक्त जो मार्केट है इंडेक्स की बात करें, आई थिंक अगर आप 10 दिन पहले का आप ही के साथ चर्चा चल रही थी बजट से पहले, एक डिसाइसिव व्यू था, एक बुल स्प्रेड था 86-8900 का निफ्टी का, आईसीआईसीआई के लिए बुल स्प्रेड दिया था, इन्फोसिस के लिए बुल स्प्रेड दिया था जो कि आईटी में आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक मार्केट में एक डिसाइसिव मूव था कि मूव पॉजिटिव है, बायस अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन एक नैरो बैंड के अंदर मुझे लगता है कि मार्केट इनडिसाइसिव रहेगी। आईटी ऊपर रहेगा तो फार्मा में नीचे हम देखेंगे, ऑटोज अंडर परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस मिलेगी। तो आई थिंक एक नैरो दायरे के अंदर एक हमारे को एक इनडिसाइसिव मार्केट नजर आएगी। आप जब तक 8850 क्रॉस नहीं करता मार्केट में एक नेक्स्ट मूव आना मुश्किल है, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, कम लग रहे हैं डज नॉट मीन कि हम इसको शॉर्ट करेंगे मार्केट को, ये मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट अभी भी बाय एट डिप्स है। सो आई थिंक मुझे लगता है 100-150 पॉइंट के दायरे में हर बार ये हमारे को एक मूवमेंट देने की कोशिश करेगी कि शायद अब ऊपर के लिए निकल जाएगी या नहीं, अब मार्केट में करेक्टिव मूव आ रहा है या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक शायद दोनों चीजें ही नहीं हो। सो आई थिंक उसके लिए फिर मैं एक स्ट्रैटेजी देता हूं कि अब इस नैरो बैंड को अगर निफ्टी को प्ले करना है तो 8900 का बुल स्प्रेड बनाना चाहिए 1:2। सिर्फ 10 रुपए की कॉस्ट में या उससे भी कम की कॉस्ट में आप 8800 की निफ्टी की एक कॉल लीजिए, 8900 की 2 बेचिए, आपकी कॉस्टिंग 7 रुपए 8 रुपए आती है। नीचे में आप बिल्कुल सेफ हैं, ऊपर में 9000 तक आप सेफ हैं। सो आई थिंक अगर इस बैंड में मार्केट रहता है तो एक्सपायरी तक आपको एक अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। सिमिलरली मुझे लगता है बैंक्स में भी अभी आउट परफॉर्मेंस रहेगी। पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा अच्छे हैं। सो आई थिंक कुछ ना कुछ सेक्टोरल शिफ्ट होगा। आज फार्मा नीचे है, आई थिंक सब में ट्रेडिंग मूव्स मिल रहे हैं एंड सडनली आई मीन आपने पूछा नहीं मैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि एलएनटी या मुझे लगता है कि जो कैपिटल गुड्स है उनमें भी एक मूव मिल सकता है। सो आई थिंक कुछ ना कुछ ये सेटल ऑफ होता रहेगा, सेट ऑफ होता रहेगा एक दूसरे से, और एक नैरो दायरे में मार्केट रहेगी। कोई डिसाइसिव मूव दोनों तरफ अभी नजर नहीं आती है। ठीक है, इस बीच नंबर्स पर हम डिटेल में बैंक्स की चर्चा करेंगे। आशु, आपने बीओबी के एक्सपेक्टेशन की बात की, एसबीआई पर भी आपकी मैं राय लेना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल कॉस्मो फिल्म्स फटाफट मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं। पंकज पोद्दार साहब हमारे साथ है, कंपनी के सीईओ। इस बार ही हमने देखा है रेवेन्यूज में गिरावट रही है, पैट इनफैक्ट 47% गिरा और वॉल्यूम्स में 6% का ड्रॉप देखने को मिला। पोद्दार साहब, आई एम श्योर ये सब डीमोनेटाइजेशन का झटका है, लेकिन इससे आप कब तक रिकवर कर पाएंगे? क्या आउटलुक आप दे पाएंगे हमें? हाँ जी, सभी श्रोताओं को सबसे पहले गुड आफ्टरनून। हमारे केस में इसमें डिमोनेटाइजेशन का वॉल्यूम पे इतना फर्क नहीं है। हमारा ज्यादा फर्क वॉल्यूम का इस वजह से फर्क आया है कि हमारी नई लाइन स्टार्ट होनी थी जो कि फरवरी में स्टार्ट हुई है, तो उसके चलते हमारे को बाकी लाइनों में कुछ शटडाउन लेना पड़ा हमारे बड़ौदा प्लांट पे, जिसकी वजह से हमारे को जो मेजर वन टाइम हिट आया वॉल्यूम का, उस वजह से डिमोनेटाइजेशन की वजह से भी बहुत माइनर सा वॉल्यूम का हिट है, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा हिट है। बाकी जो हमें एक और हिट आया है वो थोड़ा सा मार्जिन्स पे आया है डिमोनेटाइजेशन की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्री में वॉल्यूम्स का इफेक्ट था। तो ओवरऑल क्योंकि जब वॉल्यूम्स का इफेक्ट था तो उससे मार्जिन्स पे जरूर 150 बेसिस पॉइंट्स का फर्क है टेम्परेरी, जो कि डिमोनेटाइजेशन से। तो पूरे साल के लिए किस तरह के मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशंस रखी जाए? आने वाले टाइम में वापस से इम्प्रूव होना चाहिए मार्जिन, बिकॉज डिमोनेटाइजेशन का एकदम टेम्परेरी इफेक्ट था मार्जिन का, और हमारी नई लाइन भी स्टार्ट हो गई है जो कि ऑपरेशनली काफी बेटर है इन टर्म्स ऑफ कि जो उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है या जिसकी पावर कॉस्ट आने वाली है वो हमारी पुरानी लाइनों से बहुत बेहतर है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइन है और इंडिया में इतनी बड़ी लाइन पहली बार लगाई गई है, तो उससे स्पेशलिटी के चलते हुए आने वाले समय में इसमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। ऑलराइट सर, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कुछ स्टॉक्स पे देखिए बाजार जरूर कमजोर हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स 100 रुपए बढ़ गए, 4.25% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके नंबर्स भी मुझे याद है काफी जबरदस्त आए थे, नंबर्स के बाद एक अच्छी रैली भी स्टॉक में देखने को मिलती। मानव, चार्ट देखकर बताइए ये शेयर कैसा लग रहा है, क्या और ऊपर जा सकता है? जी बिल्कुल, इनफैक्ट अगर चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक करीब लास्ट 6 से 8 दिनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, एंड बेसिकली जो कंसोलिडेशन फेज हम देख रहे हैं इट वाज प्रीसीडेड बाय अ वेरी गुड रैली। तो बेसिकली स्टॉक एक कूल ऑफ मोड में था, एंड ये जब भी कूल ऑफ मोड से एक हम अपसाइड ब्रेकआउट देखते हैं तो यूजुअली आज से स्टॉक एक बहुत अच्छा हेल्दी 8 से 10% का रैली देता है, एंड जो भी अभी करंट चार्ट स्ट्रक्चर है वो भी यही संकेत दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज जो हम वॉल्यूम्स देख रहे हैं करीब 4 दिन के वॉल्यूम्स से ज्यादा है, एंड 20 डे एवरेज वॉल्यूम के आसपास बन रहा है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जो ओवरऑल संकेत है काफी पॉजिटिव है स्टॉक प्ले। जो इमीडिएट सपोर्ट है स्टॉक का करीब 2300 के आसपास है, एंड वो इस स्टॉप लॉस लेके स्टॉक में बने रह सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक नियर टर्म में एटलीस्ट
एटलीस्ट 2450 या 2500 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं करीब एक हफ्ते के टाइम में। तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटीज इस समय ट्रेड की, लेकिन कुछ और काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं काफी ट्रैक्शन और टेक्नोलॉजी में जो फिलिप आया है। आशु, ये जो इन्फोसिस की स्थिति है इस समय, आज हम कंपनी के पूर्व CFO वी बालकृष्णन से भी बात कर रहे थे और उन्होंने साफ कहा है फाउंडर्स को दिक्कत है बोर्ड से। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या विशाल सिक्का के कामकाज के तरीके से दिक्कत है, जो 2020 का उनका विजन है वहां पर अचीवमेंट एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं दे रही है, उसको लेकर शायद फाउंडर्स को चिंता होगी, लेकिन वैसी बात नहीं है। गवर्नेंस का इशू इन्होंने उठाया है और 2-3 मुद्दे हैं, जैसे प्रीवियस CFO बंसल के सेवरेंस पैकेज की बात इसमें है, कॉम्पनसेशन जो विशाल सिक्का का बड़ा है वो एक माइनर इशू हो सकता है, ये बाला का कहना है। एक शेयर धारक को इस डेवलपमेंट को कैसे देखना चाहिए, और आज जो फिलहाल 2-2.5% की तेजी है, क्या आपको लग रहा है जहां पर अगर आगे गिरावट आए तो खरीदारी करें लॉन्ग टर्म निवेशक? आई थिंक हर्षदा, जो जितने भी रीजन जो गवर्नेंस वाले उठ के आए हैं ना, वो बहुत ही माइनर रीजंस हैं। आई थिंक दैट इज नॉट डिसाइसिव कि वो मार्केट में कोई बहुत उथल पुथल कर सके, और एग्जैक्टली उसी का रीजन है कि जो पिछले दिनों में जो गिरावट के बाद जो टेक्निकल बाउंस बैक है, मैं कोई बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, बट एट द सेम टाइम इस न्यूज की वजह से बेरिश भी नहीं हूं। आई थिंक इन्फोसिस या बाकी IT कंपनीज को जो इफेक्ट करता है, वो जो बाकी जो ग्लोबल एनवायरमेंट है वो ज्यादा इफेक्ट करता है, और इन्फोसिस में जो ये है ये माइनर, ये 2 दिन या 3 दिन या 1 दिन के रिकॉल वैल्यू वाले सारे इश्यूज हैं, इससे ज्यादा ये लास्ट ही नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम आई डोंट सी इट क्रॉसिंग 1000, एंड एट द सेम टाइम जब 900 के पास था तो हमने एक बाइंग कॉल भी दी थी कि 30-40 रुपए की रिकवरी आ सकती है, विच इज क्लोजर टू 970-980, जो कि ऑलमोस्ट हो गई है। तो आई थिंक एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए कि नीचे में आई थिंक 900 और 1000 के बैंड में रहेगा। इधर साइड मुझे कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है। जो अभी हमने 2 दिन की मूवमेंट देखी है, आई थिंक वो एक तो गिरावट जो पहले ओवरऑल एनवायरमेंट की वजह से थी, प्लस जो स्पेसिफिक ये न्यूज फ्लो आया जिसकी वजह से एक नॉर्मल नीजक रिएक्शन है, क्योंकि यही अगर न्यूज फ्लो बाकी किसी कंपनीज में आता है या किसी सेक्टर में आता है तो रिएक्शन बहुत बड़ा होता है। तो आई थिंक वो शॉर्ट पोजीशन की वजह से एक बाउंस बैक आया है, सो टेक्निकल बाउंस बैक है विच इज ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइन। बट एक नैरो दायरे में मुझे इन माइनर इश्यूज से कोई कंसर्न नहीं लगता। ये बहुत ही ट्रिवियल इश्यूज हैं, एज आई सेड के 2 या 3 या 4 दिन की ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आई थिंक आप 3 दिन बाद हम बात भी नहीं कर रहे होंगे इसके बारे में। देखिए, लेकिन तेजी से फिसलता हुआ हर्षदा मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में आया, और अब आप देखिए सेंसेक्स भी हरे निशान से लाल निशान में आ गया है, और ये दिन के निचले स्तर के आसपास आने की हम कोशिश कर रहे हैं। काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है। अच्छा, डाउ फ्यूचर्स में देख रहा था 2 बजे के आसपास 44 पॉइंट ऊपर था, अब 28 पॉइंट ही ऊपर बचा है। तो एक तो डाउ थोड़ा सा ऊपर से हल्का हुआ है फ्यूचर्स का भाव, और आप देखिए मार्केट में भी कौन से वो स्टॉक्स हैं जो नीचे खींचने का काम कर रहे हैं। M&M साफ तौर पर, और फार्मा शेयरों में तो दबाव और बढ़ता हुआ इस समय दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद देखिए अर्निंग सीजन चल रहा है, हम उसके लास्ट लेग में एक शेयर PTC, इसके ऊपर राय लेना चाहता हूं। मानव शनिवार को, जी हाँ संडे, शनिवार को, इसके रविवार को माफ कीजिएगा, इसके नंबर्स आने वाले हैं, और आज FNO के टॉप 3 गेनर्स में इसने अपना नाम दर्ज कराया है। PTC, ये कैसा लगता है आपको? हेमंत, अगर हम PTC की बात करें तो बेसिकली इसका थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म व्यू लेके काम करें तो अच्छा रहेगा। अगर ये स्टॉक का मंथली चार्ट्स में ट्रेंड देखें 2008 से, तो वो ट्रेंड अभी जस्ट बिकॉज ये स्टॉक 86 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर हमें ये टाइम वीकली और मंथली क्लोजिंग तो डेफिनेटली 86 के ऊपर रहेगा। अगर मंथली क्लोजिंग भी अगर 86 के ऊपर बंद हो जाएगा फरवरी के महीने में, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बहुत बड़ा रिवर्सल कंफर्म करेगा, जिसके चलते अपसाइड में ये स्टॉक अगर हम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो 130-140 का भी भाव हो सकता है। बट शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो स्टॉक में डेफिनेटली मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, एंड अगर हम देखें भी तो क्लियर स्विंग हाइज बनाते जा रहा है विद वॉल्यूम्स। तो जिस तरह मोमेंटम है अभी स्टॉक का, अगर आज हम वॉल्यूम्स भी देखें तो 50 डे एवरेज वॉल्यूम्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सो ओवरऑल संकेत काफी अच्छे, बिकॉज स्टॉक अगर नया हाई बनाते हैं और वॉल्यूम्स भी बहुत एक नया हाई बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो मोमेंटम है नियर टर्म पर्सपेक्टिव में अच्छा रहता है। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो 96 और 99 के इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लेना चाहे तो 88 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल PTC पर राय 2% ऊपर फिलहाल वो काउंटर ट्रेड करता हुआ। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे निफ्टी में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि ऊपरी लेवल से बाजार एक बार फिर से लड़खड़ाया जरूर है। तो क्या हो आज की क्लोजिंग स्ट्रैटेजी, BTST या STBT पर जोर दे, और ऑफ कोर्स अगले हफ्ते की तैयारी, तमाम नतीजे जो अगले हफ्ते आएंगे इस पर भी होगी बात आगे।
और निफ्टी कॉल का समय हो रहा है, हर रोज हम 3 बजे आपके सामने वही पेश करते हैं, लेकिन टाटा पावर के नतीजे आ चुके हैं और वो फटाफट हम आपको बता दें। मुनाफा जो है वो लगभग 600 करोड़ पर है, 599 करोड़ पर यह आंकड़ा देखने को मिला है। जो कुल आय का आंकड़ा है वो 6,684 करोड़ पर आया है और इबिटा भी करीब 1403 करोड़ पर। ये फिलहाल नंबर्स हैं टाटा पावर की ओर से। स्टॉक एकदम सपाट है, मुनाफा बड़ा है, ये गौर करने वाली बात है। हालांकि मार्जिन्स पर देखिए दबाव है, हमारा अनुमान था 26% के आसपास मार्जिन रहेंगे और ये आंकड़ा आया है 21% का। और वजह इसकी यही है कि इबिटा जो है वो 1900 करोड़ से घटकर 1400 करोड़ पर आ गया है और आय भी पिछले तिमाही के मुकाबले इस बारी कुछ नरम दिखाई दे रही है, इसीलिए वो स्टॉक भी 80-81 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ और ज्यादा एक्शन इसमें नहीं बनता दिखाई दिया मुनाफे में उछाल के बावजूद। बिल्कुल, चलिए तो ये टाटा पावर के नतीजे, लेकिन निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? रवि सिंह का मानना है कि आपको तेजी करनी चाहिए। अगले 2 दिनों में उनको लगता है कि 8850 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 8760 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाइए। लेकिन निशांत जैन की राय है कि निफ्टी में आपको बिकवाली करनी चाहिए। टारगेट इन्होंने दिया है 8720 का अगले 1 से 2 दिनों के ट्रेड के लिहाज से। स्टॉप लॉस वो कह रहे हैं 8820 पर रखें। मानव चोपड़ा हमारे साथ है। मानव, बताइए निफ्टी पर आपकी क्या राय है इस समय? देखो, जो ओवरऑल सेटअप है तो उसके चलते डेफिनेटली जो हमारा टारगेट है काफी अपसाइड है। सो इवन एट द करंट लेवल्स निफ्टी में बाय करने की सलाह रहेगी। 8750 का इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है ऑन द डेली चार्ट, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एंड जो अपसाइड हम टारगेट दिख रहे हैं करीब 8900 का है। ओके, और संदीप बागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, powermywealth.com के फाउंडर। हाय संदीप, गुड आफ्टरनून। बताइए कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी को? मेरा व्यू पॉजिटिव ही है, हालांकि ऊपर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आ रहा है, लेकिन मैं लॉन्ग करके ही चलूंगा 8750 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 8850। ओके, तो फिलहाल मेरे ख्याल में कंसेंसस तेजी का बन रहा है, जो बाजार में बार बार हम देख रहे ऊपरी लेवल से दबाव आता हुआ, लेकिन जानकार मानते हैं कि आप तेजी की पोजीशन में रहेंगे तो बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी। टाटा पावर पर एक टेक चेक लेना चाहते हैं, क्योंकि सुबह में भी हम इस पर बात कर रहे थे। 81, 82 एक क्रूशल लेवल कहा जा रहा था, अब उसके नीचे ही है। बताइए मानव, क्या सलाह होगी? टाटा पावर करेक्ट हर्षदा? यस मानव, टाटा पावर क्या करें? देखिए, करंट लेवल्स में स्टॉक ऑलरेडी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से तो काफ़ी ऊपर चल चुका है। जो इसका जो अभी सपोर्ट है करीब 78 के आसपास है। एंड अगर हम देखें भी तो रिजल्ट्स के बाद कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने नहीं मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है करीब 83 का, अगर 83 के लेवल स्टॉक डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो ही स्टॉक में कुछ मोमेंटम आएगा, नहीं तो जो सपोर्ट है 78 और 83 के आसपास स्टॉक रेंज बाउंड एक्शन रह सकता है। सो अगर कोई मोमेंटम प्ले करना चाहे तो मुझे लगता है मोमेंटम स्टॉक में ओनली 83 के ऊपर आएगा, तो जिसके चलते जो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट बनेगा वो करीब 88 का बनेगा। सो आई थिंक करंट लेवल्स में कोई ट्रेड नहीं बनता है, बट एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी देखें ऑन द अपसाइड, देन ओनली ये स्टॉक में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है टाटा पावर पर। लेकिन देखिए अब काफी सारी कंपनियों के नतीजे आएंगे। कल भारतीय बाजार जब बंद होंगे तो आइडिया अपने नतीजे पेश करेगा। भारतीय एयरटेल के नतीजे तो आशु बहुत कमजोर थे, इस बार एक्सपेक्टेशंस आइडिया से भी काफी ढीले नंबर्स की है। लेकिन ये बताइए, ये आइडिया अब नतीजों के ऊपर रिएक्शन देगा या फिर वोडाफोन के साथ विलय की खबरों के ऊपर ज्यादा तेजी दिखा सकता है? आप कैसे देखेंगे इस बार नंबर्स को, या फिर नंबर्स को पास करना चाहेंगे, देखना नहीं चाहिए? ऑब्वियसली आई थिंक जब दोनों से कंपेयर करेंगे हेमंत, तो बड़ा इवेंट तो जो उनका डील है वही है, और उसके चलते मुझे लगता है कि जिस तरह से ओवरऑल अगर आप आईटी सेक्टर देखें तो सबड्यूड ही रहा है। एंड आई थिंक मंथ ऑन मंथ इसमें एक्सपायरी भी हमेशा इंट्रा एक्सपायरी में भी लोज बनते हुए हमने देखे हैं जो उस एक्सपायरी के होते हैं। तो मुझे लगता है कि आइडिया में कहीं ना कहीं जो इस एक जो सरप्राइज डील की वजह से जो मूव आया उसमें कहीं शॉर्ट्स फंस गए हैं। सो आई थिंक मोर देन डील, क्योंकि
डील का भी एक मूव जो होना था वो काफी हद तक हो चुका है, बट मुझे लगता है कि आइडिया होल्ड करेगा या थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की वजह से होल्ड करेगा या और ऊपर आ सकता है. इट इज मोर टू डू विद द डील एंड देन सब्सिक्वेंट शॉर्ट कवरिंग, नॉट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स. ओके, रिजल्ट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा बाजार, लेकिन टाटा मोटर्स के भी नंबर्स आने वाले हैं. अब वो एक्सपेक्टेशन हमारे पास इस समय नहीं है, लेकिन ये क्वार्टर देखिए M&M के लिए कैसा था, जहां पर हमने देखा थोड़ा सा प्रेशर रहा है पैट पर, मार्जिन पर. टाटा मोटर्स में हमने देखा था कुछ देर पहले बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ. इस पर बताइए वागले साहब, क्या ट्रेड आपका होगा? 509 510 पर ट्रेड करता हुआ है इस समय. हर्षद, मुझे इतनी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है. मैं समझता हूँ ये हल्का सा करेक्टिव मूव है जो 504 505 के नीचे नहीं जाना चाहिए. तो 5 रुपए के लिए मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा. हाँ, अगर 505 ब्रेक होता है तो फिर 490 480 की तरफ की मूव चालू हो सकती है. तो मैं समझता हूँ यहाँ पर इनफैक्ट नीचे में बाइंग आ सकता है. तो ये 500 और 505 और 515 520 ये रेंज है. ओके, और गेल एक और ऐसा स्टॉक है जिसके नतीजे अभी तक नहीं आए. एक अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन आज देखिए लगता है कि नतीजों से पहले ही लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं. गेल कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट है इसके लिए, मानव बताइए आज के लिए. देखिए ये स्टॉक ऑलरेडी काफी ओवरबॉट जोन में रह चुका है, एंड अगर हम देखें भी तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है उसमें डाइवर्जेंस पैटर्न दिख रहा है. सो मेरा मानना है करंट लेवल्स में प्रॉफिट बुकिंग करके ही चलना चाहिए अगर किसी ने ऑलरेडी स्टॉक लेकर चल रहे हैं, बिकॉज अपसाइड में जो 490 और 95 का रेजिस्टेंस है बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है और इसको अपसाइड में ब्रेक करना काफी मुश्किल रहेगा. तो मेरा ऐसा मानना है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है करीब 478 का है ऑन दी लोअर साइड. अगर सपोज वो स्टॉक तोड़ देगा ऑन दी लोअर साइड तो वीकनेस थोड़ा आएगा, जिसके चलते थोड़ा करेक्टिव डिक्लाइन हमें एटलीस्ट 465 तक देखने मिल सकता है. सो गेल में कोई नई तेजी ना करने की सलाह रहेगी, बट इनफैक्ट थोड़ा अगर नीचे में स्टॉक मिले तो एक बार लो लेवल्स में वेट कर सकते हैं फॉर एनी फ्रेश एंट्री. ओके, चलिए तो ये रहा है गेल पर, लेकिन ऑयल एंड गैस स्पेस है बड़ा फोकस में. इसी पर और बात करते हैं. आनंद टंडन साहब, मार्केट एक्सपर्ट, जाने माने एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं. टंडन साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर. ऑयल एंड गैस स्पेस में बजट से ही देखिए गर्मी बन गई. जब बयान आया वित्त मंत्री जी का कि एक PSU दिग्गज बनना चाहिए, और आज देखिए चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है. आपका क्या मानना है, ऑयल एंड गैस स्पेस में ये आराम से हो जाएगा या फिर काफी सारी अड़चनें आने वाली हैं? अपस्ट्रीम कंपनीज को एक करने के बारे में बाजार सोच रहा है, डाउनस्ट्रीम कंपनियों को एक साथ करने की बाजार जो सोच रहा है, ये धारणा सही है? आराम से हो जाएगा या दिक्कत आएगी काफी? देखिए, ज्यादातर कंपनियां गवर्नमेंट की अपनी कंपनी है तो इसमें बहुत ज्यादा अड़चन तो नहीं आएगी. जनरली इस तरह के मर्जर्स में दो प्रॉब्लम होती हैं. एक तो स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी जो आपको मूव करना पड़ता है, और दूसरा मैन पावर. प्रॉपर्टी का टैक्सेस जो भी है वो आप अगर गवर्नमेंट है तो आप संभाल सकते हैं, और मैन पावर आप निकालेंगे नहीं. तो एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. बैलेंस शीट जरूर बड़ी हो जाएगी, लेकिन एसेट लायबिलिटी दोनों मर्ज हो जाती है. तो भले अपस्ट्रीम में थोड़ा सा फायदा हो सकता है कि आपको अगर बाहर के प्रोजेक्ट करने हैं तो आपकी बैलेंस शीट और भी ज्यादा बढ़िया दिखती है. डाउनस्ट्रीम में मुझे कोई खास फर्क नहीं नजर आता, बिकॉज आपका जो सप्लाई है वो मार्केट के पास ही होना जरूरी है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो वैसे ही रहेगा. मुझे खास फायदा नजर नहीं आता डाउनस्ट्रीम में क्या फायदा हो जाएगा सबको मर्ज करके. गेल के लिए इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी कि शायद इसको एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर भी ट्रीट किया जाएगा. लेकिन इस क्वार्टरली परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो पेटकेम का फायदा जैसे रिलायंस को मिला था, इस कंपनी को भी उसका भरपूर फायदा मिलने का उम्मीद दिखाई दे रही है. बागले साहब, आपकी राय क्या रहेगी? स्टॉक ऊपरी लेवल से थोड़ा सा झटका है, कुछ मुनाफा वसूली हो रही है, क्या थक गया है शेयर? अच्छा, आप स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? गेल की बात हो रही, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया. थोड़ा सा करेक्टिव हुआ है, इसमें भी वीकनेस नहीं है. वीकनेस अगर 470 के नीचे जाता है तो ही होगा. तब तक मैं मानता हूं कि ये 470 490 95 के बीच में रेंज बाउंड होगा, और वीकली मंथली चार्ट अभी भी पॉजिटिव है. देखिए, सरकारी कंपनियां ही फोकस में हैं. गेल कई दिनों की तेजी के बाद आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है. पीटीसी में लेकिन और तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है. रविवार को इसके नतीजे आने वाले हैं. 4% मजबूती के साथ एफएनओ का टॉप सेकंड गेनर दरअसल यही है. लेकिन टंडन साहब, ये बताइए, आईटी कंपनियों में जो जोरों शोरों से खरीदारी हो रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या सेक्टर रोटेशन देखना चाहिए इसको, या फिर लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पर मिल रहे हैं,
बढ़िया कंपनियां खरीदनी चाहिए, क्या हो रहा है? तो रिलेटिवली वैल्यूएशन बहुत कम हो गया है, बाकी मार्केट बहुत गर्म हो चुका है, आईटी में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है तो वो उसी बड़े स्ट्रक्चर में ही लेना पड़ेगा, और आईटी जो है अभी फिलहाल इतना खराब वेटेज नहीं है, सब लोग अंडर ओन्ड हैं, और वैल्यूएशन ऐसी है कि ऑलमोस्ट बॉन्ड यील्ड के हिसाब से आपको मिल रहा है स्टॉक। तो जब तक मतलब बिजनेस का आउटलुक बेटर नहीं होगा तब तक बहुत ज्यादा रैली होना भी मुश्किल है, लेकिन उसके साथ साथ इस लेवल पे जो है वो स्टॉक लेके रखने में कोई हर्ज नजर नहीं आता है। और आपका टॉप पिक क्या होगा इस सेक्टर में? देखिए, अब वैसे तो टॉप 2-3 कंपनियां जो हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो में रहेंगी। आपको टेक महिंद्रा प्रोबेबली बिजनेस वाइज बेस्ट कर रहा है, लेकिन टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस शायद उस ऑर्डर में रहेगा। अगर आपको पैसे अच्छे बनाने हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो थोड़ा आपको नीचे कंपनियों में देखना पड़ेगा, हालांकि अभी रैली हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी माइंडट्री और शायद परसिस्टेंट जैसी कंपनियां जो हैं वो डिजिटल स्पेस में ज्यादा फोकस्ड हैं, तो शायद वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ ज्यादा बेटर रह सकती है। एक शेयर जो पिछले कुछ दिनों में काफी हरकत में रहा है जब भी NBFCs की बात हुई है वो है सैटिन क्रेडिट केयर, और मुनाफा देखिए हल्का सा बढ़ा है, 16 करोड़ पर आया है। इसमें करीब पिछले तिमाही से 9% का इजाफा देखने को मिलेगा। आय भी 207 करोड़ के आसपास दिखाई दी है, 142 करोड़ से बढ़कर वो स्टॉक आपके सामने 1% की तेजी दिखा रहा है। मानव, क्या खरीदेंगे? देखिए, जो अगर सेटअप भी देखें करंट लेवल्स में तो कहीं ना कहीं स्टॉक का जो मोमेंटम है डेफिनेटली अच्छा रहा है करीब लास्ट वीकली चार्ट्स के हिसाब से, बट करंट लेवल्स में मैं तो ऐसा मानूंगा कि स्टॉक में फ्रेश एंट्री ना करके, बिकॉज स्टॉक अभी भी एक साइडवेज मोड में ही चल रहा है। एंड अगर हम देखें भी तो स्टॉक को जब तक एटलीस्ट एक फॉल नहीं आती है स्टॉक में तो कोई फ्रेश एंट्री ना करे, बट ओवरऑल जो स्टॉक का मोमेंटम है वो एक रेंज बाउंड एक्शन ही दिखा रहे, बिकॉज ऑसिलेटर्स अभी भी साइडवेज ट्रेंड दिखा रहे। सो मेरे हिसाब से यहाँ से कोई बहुत ज्यादा अपसाइड हमें नहीं दिखेगा, बट थोड़ा वेट एंड वॉच, अगर वेट एंड वॉच अप्रोच करे इस स्टॉक में तो वही सही अनुमान रह सकता है। आशु, CSE के नंबर्स आए, मैं प्रमोटर्स को सुन रहा था, जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं आप कंपनी को, प्लान्स क्या हैं, तो उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो उनको सलाह मिल रही है वो उसके ऊपर विचार करेंगे, और लग रहा है उनकी बात सुनकर कि रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर एक तेजी से काम कंपनी कर रही है। फर्स्ट सोर्स जैसी कंपनियां भी देखिए आज दिन के उच्चतम स्तर पर हैं। इस ग्रुप को ट्रैक करते हैं आप? नहीं हेमंत, आई वॉज अबाउट टू से दिस, आपके कंप्लीट करने की वेट कर रहा था, मैं ट्रैक नहीं करता तो ऐसे कोई क्रेडिबल कमेंट नहीं कर सकता। टंडन साहब, आपने देखा है इस ग्रुप को? थोड़ा कुछ पहले देखा था। FSL ऑफ कोर्स का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है इस वक्त। उम्मीद ये है कि अगले 2 साल में वो अराउंड 4.5-5 के बीच का EPS आ जाएगा, तो इसके हिसाब से कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। इसमें एक जगह जहां पे लॉस होता है वो है उनका रिटेल बिजनेस। अगर रिटेल बिजनेस का स्पिन ऑफ हो जाए, जिस तरह से वैल्यूएशन इस वक्त रिटेल में हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां से आपको काफी वैल्यू अनलॉकिंग मिलनी चाहिए। दूसरी चीज ये थी कि उनका जो जनरेशन था वो पूरी तरह से टाई अप नहीं किया हुआ था, वो भी अब टाई अप करीब करीब हो गया है, तो इसके कारण उनका वैल्यूएशन वहां पे भी अर्निंग्स काफी अच्छी आएगी। तो इस वक्त दे सीम टू बी इन अ स्वीट स्पॉट। तो उन्होंने कहा भी है कि अच्छा समय है स्पेंसर्स को लिस्ट करने के लिए। ये बताइए, क्योंकि आपने रिटेल स्पेस की बात करी, सबसे ज्यादा चर्चा में टंडन साहब इस समय अगर कुछ है तो बाजार में डीमार्ट का जो IPO आने वाला है वो है। कोई लिस्टेड कंपनी या फिर स्पेस आपको लगता है इस IPO के चलते अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है? हम देख रहे हैं फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में तेजी हो रही है, और इस IPO में जो खबरें आई हैं 300 रुपए के आसपास का प्राइस बैंड, आपको लगता है निवेश करना चाहिए? देखिए, रिटेल में सबसे ज्यादा बेहतर क्षेत्र वो है जहां पर आपका खुद का ब्रांड हो और जहां तक आपका मार्जिन सबसे ज्यादा प्रोडक्ट में हो, वो फिलहाल टेक्सटाइल्स में ही रहता है। बाकी जो भी फूड प्रोडक्ट्स और FMCG टाइप कंपनीज में रिटेल में है, वहां पे मार्जिन आपका नहीं बन सकता, क्योंकि जब आप जितना भी अपना खुद का प्राइवेट लेबल बना के बेचें तो भी मेन लेबल ही बिकते हैं और उसमें मार्जिन बहुत ही कम रहता है। जिस तरह की इंडिया में रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं और रेंटल है, उसमें ज्यादा कुछ आपके पास छूटता नहीं है। तो आपको उस कंपनी पे ध्यान देना है जहां पर देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि खुद का लेबल जो है चला सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा ट्रेंड अच्छा कर रहा है। शॉपर्स स्टॉप क्योंकि एक हाइब्रिड मॉडल है, वो भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा है। फ्यूचर ग्रुप में ट्रैक नहीं करता हूं, इसलिए इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक जो नया IPO की बात है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो खुद अपना रियल एस्टेट खरीद के रखते हैं।
और इसके कारण जो आप 15% के करीब, जो कि 7-8% होना चाहिए रेंटल सेल्स का वैल्यू, वो जो ज्यादातर कंपनियों में डबल डिजिट में रहता है, उसके कारण वो पूरी बचत हो जाती है, इसलिए मार्जिन पॉजिटिव रहता है। ये ऐसी कंपनी है यूनिक जो हमेशा से पॉजिटिव बॉटम लाइन दिखा के चलती आई है। तो ये बड़ी वेल मैनेज कंपनी है। वैल्यूएशन पे डिपेंड करेगा क्या रेट पे आएंगे, बट इसके कारण पूरा क्षेत्र में, पूरे एरिया में, सेक्टर में डेफिनेटली इंटरेस्ट बढ़ चुका है। इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि ये अपने डेज लो पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताऊं, एसबीआई नंबर्स के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार कर रहा था, लेकिन इस समय ये 275 पर आ गया है। 280-81 के आसपास स्टेबल था और यहां पर आया है दबाव। पिछले आधे घंटे में 1% का सेल ऑफ, तो कुछ तो नंबर्स में बाजार ने पढ़ा है डिटेल में जाकर, जिस पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। इस पर आपकी क्या राय बन रही है टंडन साहब, क्योंकि स्लिपेजेस की स्थिति तो थोड़ी सी बेहतर दिख रही थी इस बारी, और लार्जली ये क्वार्टर जब हमने नंबर्स देखे थे एसेट क्वालिटी स्टेबल ही दिखी। सही बात है, जैसे आप कह रहे हैं, ज्यादातर इंडस्ट्री लेंडर्स के यहाँ एसेट क्वालिटी अब एटलीस्ट ये लग रहा है कि यहाँ से और बदतर नहीं हो रही है। एक ही डर रह गया है, वो ये है कि एसएमई का पोर्टफोलियो कैसे करेगा, क्योंकि जिस तरह का डिमोनेटाइजेशन और उसके बाद जीएसटी का प्रभाव आएगा, मेरे हिसाब से बहुत सारे जो लेस ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं या जहां पर टैक्स का कुछ आर्बिट्राज चलता है, वो कंपनियों में अगर किसी ने लोन लेके रखा है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो मेन बोरोअर्स हैं वहां पर अब नहीं लग रहा है कि यहाँ से सिचुएशन खराब है। स्टेट बैंक क्लियरली मार्की लीडर पोजीशन में रहेगा, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में ये सबसे बढ़िया बैलेंस शीट है। अगर आप 2 साल का व्यू लेके चले तो यहाँ से अच्छा खासा पैसा बढ़ सकता है मेरे हिसाब से। राइट। और देखिए, जब ये शेयर ऊपर से नीचे आया तो बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके नंबर्स आने बाकी हैं, उस शेयर में भी इनके हाईएस्ट लेवल से थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है। लेकिन आज बैंक्स ने थोड़ा ठंडा प्रदर्शन दिखाया है। इवन आईसीआईसीआई बैंक भी देखिए, ये भी कमजोर होता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स पर मानव एक आपसे राय लेना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया इसने भी, जब जेपी ग्रुप में अलग अलग खबरें आई, और उसके बाद आज हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन पर ये थोड़ा सा सुस्त है। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है आईसीआईसीआई बैंक के लिए? देखिए, इस स्टॉक ने जो एक अच्छी मूवमेंट हम देखी थी, उसके बाद जो हम करेक्टिव डिक्लाइन देख रहे हैं, तो बेसिकली ये करेक्शन में डेफिनेटली स्टॉक का जो सपोर्ट बनता है 270 के आसपास है। तो स्टॉक को डेफिनेटली सपोर्ट लेवल्स के आसपास लेना चाहिए। जो हम 4-5 दिन से डिक्लाइन देख रहे हैं, इट इज़ अ वेरी सबड्यूड एंड अ करेक्टिव डिक्लाइन, जिसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम हो रहे हैं। एंड नॉर्मली ये जो फॉर्मेशन है, इसे हम फ्लैग फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। यूजुअली ये फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जो इसका लोअर चैनल का सपोर्ट बनता है करीब 270 के आसपास आता है। यहाँ से 2.5% लोअर है। एंड इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है 278 का, अगर 278 तोड़ेगा देन 270 का एक सपोर्ट बनता है। मेरे हिसाब से स्टॉक को लोअर लेवल्स में एक फेज मैनर में लेना चाहिए, बिकॉज इसका जो अपसाइड टारगेट है करीब 300 और 315 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं वीकली चार्ट्स में भी स्टॉक ने पिछले 1-2 हफ्ते की रैली के बाद जिस तरह ब्रेकआउट दिया, आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी विल बी जस्ट बी अ पुल बैक टू बी बॉट फॉर सम हायर टारगेट्स। और कुछ और नतीजों के लिहाज से जो एक्शन में रहेंगे स्टॉक्स अगले हफ्ते, इनमें मेटल्स में हिंडाल्को शामिल होगा, साथ ही अदानी पोर्ट जैसे ट्रेड शामिल होंगे। इसमें देख लेते हैं आज क्या ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। अदानी पोर्ट हल्का सा पॉजिटिव है, इनफैक्ट 2% की तेजी, 7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहां पर होता हुआ दिखाई दिया है। और हिंडाल्को में ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, लेकिन स्टॉक में दबाव दिख रहा है। वागले साहब, दोनों पर क्या ट्रेड लेकर चलेंगे आप? अर्चना, अडानी पोर्ट्स पे तो हमारा आज बाय कॉल था। अभी तक तो मतलब एट द मनी मैं समझता हूँ। मैं कैरी फॉरवर्ड करने की बात करूंगा। मुझे लगता है ये 320-322 तक की मूव दे सकता है। हिंडाल्को में थोड़ा सा साइडवेज मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या हल्का सा बेरिश कहिए। करंटली 182 है, ये शायद 175 टेस्ट कर सकता है। तो हल्का सा माइल्डली नेगेटिव ये मेरा व्यू होगा। नोवालिस ने तो अच्छे नंबर्स पेश किए थे, अब देखना होगा हिंडाल्को किस तरह के नंबर्स पेश करता है। लेकिन हिंडाल्को के लिए उससे बड़ी चीज जो है, देखिए, वो तो QIP है। हमने जिस तरह से कल आपको देर शाम मार्केट बंद होने के बाद बताया कि ये कंपनी QIP करने वाली है और इन्होंने मर्चेंट बैंकर्स को नियुक्त किया। देखिए, 2 दिनों से ये थोड़ा सा QIP का जो अनसर्टेनिटी है उसमें दबा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट होगा अगर उस पर क्लैरिटी कंपनी 13 तारीख को देती है, QIP के भाव के आसपास अगर कुछ समझ में आता है तो उस खबर पर ज्यादा रिएक्ट देगा। लेकिन आपने फर्स्ट अगले हफ्ते की बात कही, तो अगले हफ्ते देखिए अर्निंग सीजन तो हो जाएगा खत्म। उत्तर प्रदेश के चुनाव, कल लोग
वोट डालना शुरू करेंगे वेस्ट यूपी में, और उत्तराखंड के लिए भी लोग पोलिंग शुरू करेंगे 15 फरवरी को। तो आशु जी देखिए, अब चुनावी माहौल गर्म हो जाएगा, अर्निंग सीजन खत्म हो जाएगा, और कौन से ट्रिगर्स लगते हैं आपको जो बाजार जहां से क्यूज लेगा फिर अगले हफ्ते? क्योंकि अर्निंग सीजन का तो साफ तौर पर देखिए जो भी होना है वो हो चुका होगा। आई थिंक हेमंत, इम्पोर्टेंट ये था कि जो हम बार बार डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे थे, वो डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट मेरा मानना है कि Q4 में आएगा, Q3 में नहीं आया, और हम शायद काफी सारे रिजल्ट्स में देख रहे हैं और ये कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट बिल्कुल म्यूटेड था या है ही नहीं, बट आई थिंक उसका फॉलो अप इफेक्ट जरूर मुझे शायद कुछ देखने को मिलेगा। वन सेकेंडली, जो आपने बोला कि बिल्कुल यूपी के इलेक्शन का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उससे भी बाजार क्यों लेगा, इसीलिए आई थिंक कलेक्टिवली ये सब रीजंस हैं, प्लस जो एक रनअप हम देख चुके हैं कि हम बार बार जो एक मार्केट में थकान देख रहे हैं, एक टायर्ड बुल सिंड्रोम्स देख रहे हैं, या जो एक फटीग देख रहे हैं कि एक लेवल से ऊपर जाने को तैयार नहीं है, और अगर जाएगा भी तो शायद बहुत ऊपर नहीं जाएगा। सो आई थिंक हम टॉप एंड की बैंड पे आ गए हैं। बायस डेफिनेटली पॉजिटिव है, अभी भी इस लेवल पे बाय एट डिप्स है, बट ऊपर में एक बहुत बड़ा यहां से जो ब्रेकआउट की हम बात कर रहे हैं कि अगर 8850 क्रॉस करता है तो हम नया ब्रेकआउट देखेंगे। आई थिंक 8850 क्रॉस कर सकता है, उसके बाद ऊपर भी जा सकता है, बट बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिखता। तो मुझे लगता है कि बिलो 9000 ही रहेगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि एकदम बाजार तेजी से लुढ़कता हुआ, आई थिंक अगर पिछले 3 दिन में बात करें तो ये 20-25 पॉइंट की मूवमेंट है तेजी से लुढ़कने की या एकदम तेजी से ऊपर जाने की, हम कई बार शायद बात करेंगे दिन में, बट एंड ऑफ द डे मार्केट कहीं नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि अभी भी एक कंसोलिडेशन मोड रहेगा, इनडिसाइसिव मोड है, इधर साइड कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दिख रही है। लेकिन आनंद, आपको लगता है जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो आशु भी कह रहे हैं, वो शायद ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट ही रहेगी कि यूपी में भाजपा का कैसा प्रदर्शन रहता है? देखिए, कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहता, बाजार रोज खुलता है और रोज बंद होता है, तो हाँ उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मतलब आप कुछ कर नहीं सकते। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप खाली ये देख सकते हैं कि ठीक है, अगर इस साल नहीं तो अगले साल अर्निंग्स कब आएगी और किस में आएगी, और उसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स का इफेक्ट जरूर पड़ता है, बट वो पॉलिसी पे, पॉलिसी से टैक्सेस के बाद ग्रोथ पे, और उसके बाद ही मार्केट के ऊपर। तो इसलिए ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में वरी करना मेरे हिसाब से कोई फायदेमंद नहीं बात। ठीक बात है। चलिए, तो बाजार पर नजर रखिए। बहुत ही जो आशु भी कह रहे हैं, सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। लगता है फ्लैट क्लोजिंग की तैयारी कर रहे हैं भारतीय बाजार। 6 मिनट बचे हैं अभी मार्केट को बंद होने में, लेकिन एक चीज दिख रही है कि करीब 2 बजे के आसपास 45 अंक ऊपर था डाउ फ्यूचर्स, और अब 22 अंक के ऊपर बचा है। और यूरोप के मार्केट्स पर नजर रखिए, ये सब आधे % से ज्यादा ऊपर की तेजी दिखा रहे थे। और यहाँ पर देखिए, अब जो यूरोप के मार्केट्स खुले हुए हैं वहां पर नरमी देखने को मिल रही है, मुश्किल से हरे निशान में है मार्केट। देखिए कैक का और फुटसी और डैक्स भी 1-1.4% के ऊपर बचे हैं। तो यूरोप के मार्केट्स का प्रदर्शन भी सेकेंड हाफ में कुछ ज्यादा बेहतरीन रहा नहीं है। आपसे राय लेना चाहता हूं वागले साहब, औरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, आज ये सारे के सारे फार्मा शेयरों में बड़ी कमजोरी नजर आ रही है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल किसी शेयर में टूटता हुआ तो नहीं नजर आ रहा आपको? हेमंत, सारे शेयर मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से वीक ही लगते हैं। इनफैक्ट औरोबिंदो फार्मा मेरी पर्सनल होल्डिंग है वो, लेकिन लॉन्ग टर्म है। लेकिन आप शॉर्ट टर्म व्यू मेरा लेंगे तो दोनों में, और इनफैक्ट सिप्ला मैंने पहले के शो में सेल भी बोला था, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ से भी डाउन साइड लगता है सारे स्टॉक्स में। ठीक है, तो ये फिलहाल तस्वीर इस समय दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ और काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं थोड़ी सी कोशिश हो रही है रिकवरी लाने की, उस पर नजर डालिए। दिग्गजों में कोल इंडिया ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक्शन दिखा रहा है, और कोल इंडिया लार्जली बहुत ही शांत शेयर रहा है पिछले काफी समय से। इसमें नतीजे कल आएंगे, 1% की बढ़त उस पर देखने को मिल रही है। मानव, क्या खरीद के जाएंगे आप? देखिए, जो इस स्टॉक का सेटअप है, बेसिकली स्टॉक एक साइडवेज बैंड में ही ट्रेड कर रहा है, जिसका अपसाइड रेजिस्टेंस करीब 330 का है और जो सपोर्ट है 315 का है। सो ये जो 15 पॉइंट्स का रेंज है, कोल इंडिया लास्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बट एक बात है कि 315 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बिकॉज कहीं ना कहीं इसके लॉन्ग टर्म दोनों 100 DMA एंड 200 DMA दोनों 315 के सपोर्ट के आसपास ही दिख रहे हैं। सो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी चार्ट स्ट्रक्चर है, एक ब्रेकआउट जो रहेगा वो कहीं ना कहीं अपसाइड आ सकता है।
सकता है, बिकॉज जो भी ऑसिलेटर्स है हाई टाइम फ्रेम चार्ट पे अभी भी पॉजिटिव मोड में है। तो एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, या तो स्टॉक सपोर्ट पे है तो लेने के लिए, या तो एक ब्रेकआउट के बाद लीजिए, बिकॉज ये जो रेंज है मे बी ये स्टॉक अगले 4-5 दिन भी ये ट्रेडिंग रेंज के आसपास रह सकता है। कोई पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा तो 330 के क्लोजिंग के ऊपर ही आने की संभावना है। एंड वंस इफ इट क्लोजेस अबव 330 तो एक अच्छा सा हम रैली देख सकते हैं स्टॉक में क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 345। तो मोमेंटम प्ले विल ओनली कम अबव 330 लेवल्स। अच्छा, अब अगले हफ्ते क्योंकि अर्निंग सीजन खत्म हो जाएगा, अब तक जो नंबर्स आए हैं, टंडन साहब ये बताइए, आप पॉजिटिवली सरप्राइज हुए हैं या आपकी उम्मीद के मुताबिक ये नंबर्स आए हैं? और जो बात आशु भी कह रहे थे कि क्या लगता है, आपको भी मानना है आपका कि चौथी तिमाही में डिमोनेटाइजेशन का जो डर है वो आपको जरूर जहन में रखना चाहिए या आप चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं आशु जी के साथ एकदम सहमत हूँ। आई थिंक काफ़ी हद तक स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में, क्योंकि आरबीआई ने आपको अलाउ कर दिया कि आप जल्दी रिकग्नाइज नहीं करिए एनपीए, इसके कारण काफ़ी सारे स्मॉल कंपनीज में एनपीए जो है वो थोड़े हद तक चले जाएंगे, स्पेशली कंज्यूमर साइड। और इसके साथ साथ एक चीज़ और हमको ध्यान रखनी चाहिए कि भले ही हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में अब उतना प्रभाव नहीं देख रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिस तरह से फर्क पड़ा है और आगे जाके जीएसटी में जो पड़ेगा, तो वो बड़ी अजीब सी बात माहौल रहेगा कि आपको जीडीपी ऑर्गेनाइज सेक्टर की बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन ओवरऑल कंट्री की जीडीपी शायद कम होती हुई नजर आएगी। और इसका जो प्रभाव है ये मैंने कभी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप ये भी समझें कि 1/3 जीडीपी जो है वो बाहर है ऑर्गेनाइज सेक्टर से और वो श्रिंक होना शुरू हो, तो जो ओवरऑल डिमांड सिचुएशन है वो कम होती हुई नजर आ रही है मुझे। तो इसीलिए ओवरऑल सिचुएशन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा बुलिश है जो मार्केट एक तरफा भाग जाए। बिल्कुल, और देखिए बाजार अब बंद होने वाले हैं। इस हफ्ते अगर आप देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स 0.5% मजबूती के साथ बंद होने की तैयारी कर रहे हैं, तो और बैंक निफ्टी बिल्कुल सपाट रहा है। तो कंसोलिडेशन का हफ्ता रहा है। बजट के बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली, उसके बाद कंसोलिडेट किए हैं मार्केट ने, और ये अच्छी बात भी है सेहत के लिए बाजार की। बजट से पहले भी एक तरफा दौड़ लगाई थी मार्केट्स ने, लेकिन मिड कैप इंडेक्स का प्रदर्शन बेटर रहा है। 1.25% ऊपर ये सूचकांक बंद होने की तैयारी करते हुए, और सबसे ज्यादा तेजी आईटी सेक्टर में इस हफ्ते देखने को मिली है। 3.5% ऊपर ये सूचकांक क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मीडिया सेक्टर ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। सन टीवी जैसे शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन इस हफ्ते दिखाया। साथ ही फार्मा सेक्टर देखिए ये कमजोर रहा है। इस पूरे हफ्ते देखें तो 1.25% नीचे ये सूचकांक जाकर बंद हुआ है। और मेटल्स में देखिए करीब 1.5% की इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली है। इन्फोसिस खराब खबरों के बावजूद जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, देखिए 3.5% की तेजी देखी गई है। और आइशर मोटर्स ने भी अच्छा प्रदर्शन इस हफ्ते दिखाया, 0.25% तक की रैली यहां पर देखने को मिली। लेकिन कमजोर क्या है, डॉक्टर रेड्डीज हिंडाल्को क्यूआईपी से पहले देखिए 5% कमजोर। टाटा मोटर्स देखिए 5% नीचे रहा है। और सिप्ला में भी 4.5% की गिरावट देखने को मिली है इस हफ्ते। जी हाँ, और अगर मिड कैप साइड पर आए, भले ही इंडेक्स हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा हो, मिड कैप इंडेक्स 30 पॉइंट नीचे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखा गया है। हफ्ते दर हफ्ते वेस्ट कोस्ट पेपर में हमने देखा काफी तगड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दी, करीब 20-22% का उछाल इसमें बनता दिखाई दिया है। स्टर्लिंग बायोटेक जैसे छोटी पेनी स्टॉक्स में भी काफी ट्रैक्शन देखने को मिला। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे महाराष्ट्र सीमलेस में अच्छी हरकत रही है, 315 पर इस हफ्ते की समाप्ति, 13-14% का उछाल। टाइटन में हमने देखा कुछ खरीदारी फिर से लौट कर आई है। इसके अलावा कॉनकॉर्ड जैसे स्टॉक्स भी रेडार पर रहे हैं, और यहां पर भी हमने देखा करीब 9-10% ओवर द वीक तेजी बनती दिखाई दी है। सीकल लॉजिस्टिक्स ऑफ कोर्स रेडार पर रहा है आज, क्योंकि इसमें एक बड़ी ब्लॉक डील हुई, तो उसका फायदा आज एंड ऑफ द वीक देखने को मिला। आप कह रही थी कि एसबीआई में क्या हुआ इतनी तेज गिरावट की ऊपर, इस तरह से तो गिरावट की वजह समझ में आ रही है। एसबीआई ने स्टेटमेंट दिए हैं कि FY17 में जो स्लिपेजेस हैं वो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास के रहेंगे। इसीलिए देखिए थोड़ा सा ये शेयर ऊपरी स्तरों से नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ नजर आया आज। जी हाँ, तो वो एक वजह, और इसमें पूरे बैंक निफ्टी को भी काफी प्रेशर में डाला है, क्योंकि आज अगर आप देखें निजी और सरकारी बैंकों में ज्यादा तेजी बनती दिखाई दे रही थी, और एसबीआई के नंबर्स की वजह से वो तेजी टिकी हुई थी, और उस बयान के बाद एकदम सपाट और नेगेटिव टेरिटरी में स्टॉक फिसलता हुआ इसने भी बैंक निफ्टी को नीचे ही खींचा है। तो कुल मिलाकर हेमंत इस हफ्ते की समाप्ति हम देखेंगे 8800 के आसपास ही होती दिखाई देगी। बिल्कुल, तो कंसोलिडेशन किया है, लेकिन अच्छी बात यह कि हफ्ते दर हफ्ते देखें तो बढ़त ही देखने को मिली है। और
आज भी देखिए आप, बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है, डिप्स में बाइंग भी हुई, एक वोलेटाइल सेशन रहा, दोनों तरफ के ट्रेड्स देखने को मिले, लेकिन बाजार अभी मन बना नहीं पा रहा है, तो बाजार को बड़े इवेंट्स का इंतजार है और कुछ इवेंट्स आज मार्केट बंद होने के बाद भी हैं। जी आईआईपी का आंकड़ा आएगा तो देखना होगा वो किस तरह का निकल कर आता है, उसके बाद सोमवार को उस नंबर पर भी रिएक्ट करेगा मार्केट। लेकिन वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। वागले साहब, मानव चोपड़ा जी, आशु मदान जी, आनंद टंडन साहब, आप सबका शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हर्षताब, थोड़ा सा दबाव जरूर रहा लेकिन मिक्स क्लोजिंग है। देखिए सेंसेक्स मामूली सा ही सही 4 अंक नीचे जाकर बंद हुआ है, निफ्टी हरे निशान में जाकर तो सपाट क्लोजिंग हुई है भारतीय बाजारों की। और आखिर में ट्रेडर्स कह रहे हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, ऑफ कोर्स। लेकिन हेमंत, अदानी पोर्ट एक स्टॉक था जिसमें आखिरी मिनटों में जाते जाते खरीदारी जरूर हुई है और उस पर जैसे वागले साहब भी कह रहे थे उनके पिक्स में था ये शामिल और इसमें भी काफी ट्रैक्शन देखने को मिला है। आज बंद होते होते अगले हफ्ते इसके नतीजे आएंगे और उस लिहाज से भी ट्रेडर्स के रेडार पर आए। फटाफट देख लेते हैं फिर आज स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन्स की ओर से कैसा प्रदर्शन रहा। और एक इंटरेस्टिंग दिन हमारे दोनों कैप्टन्स के लिए। नीरज ने करीब 1.83% के रिटर्न्स कमाए, हेमंत ने भी 1% से ज्यादा की कमाई की है आज के ट्रेड में। देखते हैं हमारी कैप्टन्स की टीम में कौन कौन से शेयर आज शामिल थे। तो आपकी स्क्रीन पर अब आ रही है नीरज की टीम। चेन्नई पेट्रो 5% से ज्यादा का उछाल, आरसीआई इंडिया इनकी टीम का हिस्सा था, एनएलसी और बॉम्बे डाइंग भी इस टीम में शामिल जहां पर 3% तक की तेजी बनती दिखाई दी। हेमंत की टीम में जाने माने नामों में सीकर लॉजिस्टिक्स 7% ऊपर, मुकुंद 1% की छलांग लगाने में कामयाब, पीसी ज्वेलर और एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी इस टीम का हिस्सा रहे। चलिए इस नोट पर लेंगे आपसे विदा, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। जी हाँ, वीकेंड पर आपको क्या करना है ये हम बताएंगे वीकेंड मस्ती में।